श्रोताओं, त्वचा को शरीर का दर्पण कहा जाता है। आपकी त्वचा को देखकर आपके शरीर और सेहत का अंदाजा लगाया जा सकता है। और जब हमारी त्वचा में कोई समस्या होने लगती है तो ये हमें शारीरिक के साथ साथ मानसिक पीड़ा भी पहुंचाती है। यदि आप या आपके आसपास त्वचा संबंधी किसी समस्या से कोई गुजर रहा है तो आज ये भेंटवार्ता आपके लिए है। चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित उपाध्याय हमारे स्टूडियो में पधार चुके हैं। आप बक्सवाहा में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम है और इस गर्मी के मौसम में जो एक सबसे आम बीमारी है त्वचा की, वो है फंगल इन्फेक्शन। आज इसी बीमारी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये फंगल इन्फेक्शन होता क्या है? फंगल इन्फेक्शन कई प्रकार के जो फंगस होते हैं उनकी वजह से ये होता है। चूंकि फंगस के कई टाइप्स होते हैं तो उनकी वजह से जहाँ पे जो पसीने वाले हिस्से होते हैं शरीर के, जैसे कि ग्रॉइन एरिया हो गया, अपने एक्जिला हो गए, आँखें हो गई जिनको अपन हिंदी में बोलेंगे, महिलाओं के लिए जो ब्रेस्ट के नीचे, स्तनों के नीचे जो पसीने वाला हिस्सा होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। कई लोगों के लिए हिप्स में होते हैं। तो कई महिलाओं के लिए भी योनि में भी हो जाते हैं। उनमें वहाँ से सफ़ेद कलर का चिपचिपा पानी आता है तो वो भी एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है। कई लोगों के लिए मुंह में भी बहुत सारे कई समय से सफ़ेद टाइप के छाले बन जाते हैं तो वो भी एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है। कई लोगों के लिए सर में रूसी बहुत लंबे समय से हो रही है, उनके सर में भी खुजली होती है और बहुत रूसी टाइप के वो निकलते हैं सर में से, तो वो भी एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत विस्तृत बताया कि फंगल इन्फेक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है। हम ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी को लगता है कि जो भी उनके त्वचा में समस्या हो रही है ये एक फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे इसकी पहचान करें? शरीर में कई जगह पे जैसे जो पसीने वाले हिस्से होते हैं तो वहाँ पे कई लोगों के लिए गोल गोल चकते टाइप के बनने लगते हैं, उनमें लालिमा आ जाती है। किन्हीं लोगों के लिए वहाँ पे ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, मीठी मीठी खुजाल चलती है उसमें, और कई उसमें खुजलाने के बाद उसमें जलन होती है। तो ये एक प्रकार की अपन उसमें पहचान मानते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है। जी, ये जो आपने हमें लक्षण बताया, अगर व्यक्ति पहचान लेता है कि ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है तो उसको तुरंत क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहली चीज तो उसके लिए जो यदि हल्की मात्रा में है तो जो पसीने वाले हिस्से हैं वहाँ पे आप पाउडर वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। जो मार्केट में एंटी फंगल पाउडर्स आते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। आपको अपने कपड़े वगैरह भी गर्म पानी में धुलना स्टार्ट करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आपको पसीने जहाँ जिन हिस्सों में पसीना आ रहा है तो उसको आप बचाव करें। यदि आप जितनी ज़्यादा उसको बचाव करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन बढ़ नहीं पाएगा। और यदि उससे थोड़ी भी आप मात्रा आपको ज़्यादा लग रही है तो आप तत्काल अपने त्वचा रोग विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं उसके लिए। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर जैसे आपने बताया कि हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। लेकिन जनरली यही होता है कि लोग देर करते हैं और इंतजार करते हैं उसको स्वयं से ठीक होने का, पर वो स्वयं से ठीक नहीं होता और परेशानी और बढ़ती ही जाती है। जब ये परेशानी बढ़ जाती है, कैसे इसका फिर इलाज किया जाता है? ये अपने समाज में बहुत बड़ा मिथ है और सबसे बड़ी समस्या भी है, क्योंकि त्वचा की बीमारियों को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, उसको बहुत हल्के में लेते हैं, जबकि ये आगे चल के इतनी गंभीर समस्या बन जाती है कि लोगों के लिए फिर ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स को भी ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। क्योंकि लोग पहले सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, खुद से ही कुछ जो भी टीवी वगैरह में एड्स आ रहे हैं इन चीज़ों का उपयोग करते हुए बाम लगाएंगे, सेल्फ मेडिकेशन करेंगे। उन दवाइयों में बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड की मात्रा होती है जिसकी वजह से लोगों की जो त्वचा होती है वो पतली हो जाती है और जल जाती है। आगे चल के आपकी त्वचा पतली हो गई और घाव बनने लग जाते हैं जिनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो सबसे पहले तो लोगों को यही करना चाहिए कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। मेडिकल स्टोर वाले जो आप लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराते हैं उनका उपयोग ना करें। आपको यदि कोई भी परेशानी है तो आप तत्काल त्वचा रोग विशेषज्ञ को दिखाएं और जो यथासंभव इलाज होगा वो आप उसके लिए कंप्लीट करें कोर्स। जी डॉक्टर साहब, फंगल इन्फेक्शन का एक कारण तो आपने बताया कि पसीना आता है, क्या इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं जिससे इसके होने का खतरा बढ़ता हो? कई फंगल इन्फेक्शन के और भी कारण होते हैं। अपन जो एक जनरल अपने लोगों के लिए भ्रम होता है कि फंगल इन्फेक्शन जो होता है कि वो त्वचा के बाहर ही अपन के लिए दिखता है, लेकिन विशेष तौर पे जैसे महिलाओं के लिए जो व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, सफेद पानी आता है जिसको अपन जनरल भाषा में धात पड़ना बोलते हैं, तो एक प्रकार का वो भी इन्फेक्शन है।
कई जो महिलाएं होती हैं प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाती हैं या उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। जनरली ये प्रेगनेंसी के बाद ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो उसमें भी महिलाओं के लिए ये व्हाइट डिस्चार्ज का जो होता है वो भी एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है। कई लोग होते हैं कि जो माउथ का हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, मुंह के लिए तरीके से सफाई नहीं करते हैं, उनका खाना पीना भी डिस्टर्ब होता है, पान गुटखा तंबाकू इन सब चीजों का भी ज्यादातर उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से भी मुंह में अल्सर पड़ जाते हैं। वो भी एक प्रकार के फंगल इन्फेक्शन होता है। और कई लोग जैसे धूप में ज्यादातर काम करते हैं, कई जैसे मजदूर वर्ग हो गया, इंजीनियर्स हो गए जो साइट पे काम करते हैं, अपने किसान बंधु हो गए, लेबर हो गई, जिनका धूप में बहुत ज्यादा काम होता है, उन लोगों के लिए पसीना बहुत ज्यादा आता है। अब उनके पसीने के आने की वजह से सर में भी उन लोगों को खुजली होने लगती है, रूसी बढ़ जाती है, फंगल इन्फेक्शन सर से भी स्टार्ट हो जाता है उन लोगों के लिए। तो इन लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई आप धूप से बचाव करें या कवर करके रखें, आप थोड़ा सा अपना हाइजीन मेंटेन करके चलें। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि महिलाओं में योनि में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, इसके लक्षण क्या होते हैं? जैसे आपने बताया पानी आता है, क्या इसके अलावा भी कोई अन्य लक्षण होते हैं? पानी कई महिलाओं के लिए पानी आता है जो कि सफेद बदबूदार चिपचिपा सा पानी होता है। उस दूसरी योनि के जो हिस्से में लालिमा आ जाती है, कई महिलाओं के लिए फुंसियां हो जाती हैं उस हिस्से में, और बहुत ज्यादा खुजलाहट होती है। तो ये एक प्रकार का महिलाओं के लिए लक्षण हो जाता है कि उनके लिए कहीं ना कहीं फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। डॉक्टर साहब, कई बार महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो संकोचवश इन सब चीजों को डॉक्टर को नहीं दिखाती हैं और सोचती हैं कि ये स्वयं ठीक हो जाएगा, या फिर कुछ घरेलू उपाय करते रहते हैं। इसमें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? ये जनरली अपने इधर पे अभी भी महिलाओं के साथ ही संकुचन होता है, उसको हम लोग भी बहुत फेस करते हैं कि जो गांव की महिलाएं होती हैं या साथ में कोई होता है तो वो प्रॉपर तरीके से खुल के अपनी बात को रख नहीं पाती हैं। जो एजुकेटेड महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो अपनी बात के लिए खुल के डॉक्टर्स के साथ रखती हैं। तो मैं हर महिला से यही अपील करूंगा, यही बात करूंगा कि आप डॉक्टर से किसी भी प्रकार की कोई हेजिटेशन मत रखें, उनसे किसी भी प्रकार का कोई संकोच ना रखें। आप अपनी बात डॉक्टर को बताएं ताकि वो आपकी समस्या को समझें, सुने और आपकी उस समस्या का समाधान करें। आप बताएंगे तभी उस इलाज सही तरीके से हम कर पाएंगे। यानी हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को घबराना नहीं है, बल्कि खुलकर उसका इलाज कराना है। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, फंगल इन्फेक्शन या फिर दाद भी हम इसको बोल सकते हैं, इसका जोखिम जो होता है वो किस उम्र के लोगों को ज्यादा होता है? चूंकि दाद के लिए उम्र तो कुछ विशेष मायने रखती नहीं है, क्योंकि बच्चों को भी होता है, मिडिल एज में भी होता है, ओल्ड एज में भी होता हर वर्ग के व्यक्तियों को है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि कौन व्यक्ति कितना अपना हाइजीन मेंटेन करके रख रहा है, कितना साफ सफाई रख रहा है, और उसका महत्वपूर्ण कई हद तक उसका काम होता है कि वो किस एनवायरनमेंट में, किस वातावरण में वो काम कर रहा है। एक वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। यदि वो बाहर फील्ड वर्क कर रहा है, खेतों में काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो उसके लिए होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, बशर्ते जो ऑफिस में काम करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये जो दाद है ये संक्रामक होती है? क्योंकि बच्चे होते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, एक ही बेड शेयर करते हैं, कई बार तो बच्चे कपड़े भी शेयर करते हैं, टॉवेल भी शेयर करते हैं। ये दाद कितना संक्रामक है? क्या किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैल सकता है? दाद जो होती है वो संक्रामक होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। बट अपन जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है कि एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलता। आप जनरली एक दूसरे के कपड़े यूज करने से, हॉस्टल में जैसे बच्चे रहते हैं, घर परिवार में देखा जाता है कि एक टॉवल यूज कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को है वो सारे घर के व्यक्ति उसी टॉवल को यूज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उन सारे व्यक्तियों को हो जाता है। तो ये कपड़ों से लेके फैलता है। लेकिन अपन को इसमें बचाव किया जा सकता है कि भाई यदि जिस व्यक्ति के लिए आप दाद की बीमारी हो रही है तो वो अपने कपड़ों के लिए अपने परिवार से या अपने मित्र दोस्तों से या जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं तो वो एक दूसरे से शेयर ना करें, अपने तक ही सीमित रखें। दूसरी चीज, अपने कपड़े जो होते हैं उनके लिए गर्म पानी में पर डे जरूर धो लें। सामान्य पानी में या ठंडे पानी में उनको मारा नहीं जा सकता है, तो इसलिए अपन गर्म पानी का उपयोग जरूर करें उनको धोने के लिए, कपड़ों के लिए। डॉक्टर साहब, यानी ये एक संक्रामक बीमारी है जो कि कपड़ों से और सामान से भी फैल सकती है। हम यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को दाद के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसको खान पान में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ये जनरली देखा गया है कि अपने यहाँ का खान पान में जनरली जैसे बादी वाली चीजें होती हैं, खटाई वगैरह होती है, लोग इनका जनरली अपने दैनिक दिनचर्या में यूज करते हैं।
इनकी वजह से जैसे बादी वाली चीज़ें हो जाती हैं या खटाई वगैरह किसी भी प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो ये फंगस के लिए थोड़ा सा इम्प्रूव करती हैं, बढ़ाने का काम करती हैं। और जो डॉक्टर्स जो मेडिकेशंस देते हैं उनका भी थोड़ा सा प्रभाव उनकी वजह से कम रहता है। इसलिए इस ड्यूरेशन में आपको बादी वाली चीज़ें जैसे अपने बैगन हो गए, भिंडी हो गई, जनरली जैसे खटाई में अपने आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है तो मट्ठा यूज़ करते हैं, दही यूज़ करते हैं, तो इन चीज़ों का सेवन आप ना करें। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई परहेज और खान पान की। हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि जब व्यक्ति को दाद हो जाता है तो कौन कौन सी ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसके कारण दाद और बढ़ जाती है? सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कि जो सेल्फ मेडिकेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि लोग उसके लिए बहुत हल्के में लिए रहते हैं और सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं। लोग ये सोचते हैं कि दाद जो है वो त्वचा की बीमारी है, जबकि ये त्वचा के साथ साथ जो इसके जो फंगल होती है वो आपके ब्लड में भी सर्कुलेट होती रहती है। तो जनरली लोग ये समझते हैं कि हमने कोई ट्यूब लगाया और हम ठीक हो गए, जबकि ये सबसे बड़ा मिथ है। आपने बाहर से तो अपनी त्वचा ठीक कर ली, लेकिन आप अंदर से ठीक नहीं हुए हो। जब भी उस फंगस के लिए फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, पसीना आएगा, आप धूप में निकलेंगे, फिर से फंगस आपके लिए हो जाएगी। और ये बार बार एक क्रम चलता रहता है लोगों के साथ। और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि दवाइयां भी असर करना बंद कर देती हैं उसके लिए। तो इसके लिए जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए बाहर से जो एंटी फंगल ट्यूब वगैरह दिए जाते हैं वो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसके साथ ही उतनी ही महत्वपूर्ण एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं जो कि आपको लेनी पड़ती हैं। और वो भी आप अपनी मर्जी से ना लें या किसी मेडिकल वाले के हिसाब से ना लें। जो डॉक्टर आपकी सीवियरिटी के हिसाब से कि आपको किस प्रकार का फंगस है, कितना है, कैसा है, वो डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे। और उसके हिसाब से ही आपके लिए मेडिसिन दी जाती हैं और उसके हिसाब से ही आपका कोर्स की जो लेंथ होती है, जो समय सीमा होती है, वो डिसाइड होती है। जनरली जो फंगल का ट्रीटमेंट होता है अप्रॉक्स 2.5 से 3 महीने का होता है, जो कि अपने यहाँ पे देखा गया है कि 90% लोग उस कोर्स को कभी कंप्लीट नहीं करते हैं और बार बार वो फंगस उनके लिए रिपीट होता रहता है। और एक टाइम आता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने शरीर की कम होने लगती है और दवाइयों के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। और एक समय के बाद जो दवाइयां होती हैं वो उस फंगस पे काम करना बंद कर देती हैं। तो ऐसा ना करें। जैसे ही आपको हो तो आप तत्काल डॉक्टर्स को दिखाएं। बहुत सामान्य बीमारी होती है ये। यदि आप प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट कराएंगे तो बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और हम भी यही कहना चाहेंगे यहाँ पर कि धुले स्वच्छ कपड़े पहने, स्वच्छता बनाकर रखें, पसीना यदि आ भी रहा है तो 2 बार नहा लें और कोशिश करें कि अपना सामान अलग रखें। जी डॉक्टर साहब, आपने हमें बताया था कि दाद जो है वो सिर में भी हो जाती है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि व्यक्ति को सिर में दाद हो जाती है तो उसको कितने बार शैम्पू करना चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? कई लोगों को सर में जैसे अपन जो एक रूसी बोलते हैं तो वो भी एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है। कई लोगों को सर में खुजलाहट होने लगती है, पसीना किन्हीं लोगों को ज्यादा आता है। उसके साथ में लोगों के लिए उस दाद की वजह से या अपन बोले जो रूसी की वजह से बहुत ज्यादा कई लोगों को हेयर फॉल की भी शिकायत आ जाती है। उनके बहुत ज्यादा मात्रा में गुच्छों की मात्रा में बाल झड़ने लगते हैं। तो उसके बचाव के लिए सबसे पहले तो आपको अल्टरनेट डे में आपको शैम्पू करना ही है ताकि आप अपना सही सफाई रख सकें। और डॉक्टर को आप दिखाएं ताकि वो आपके लिए उस हिसाब से जो शैम्पू होगा वो प्रिस्क्राइब करेंगे। कुछ एंटी फंगल टैबलेट्स भी होती हैं वो भी आपको दी जाएंगी। और जो आपका हेयर फॉल हो रहा है उससे भी कंट्रोल करने के लिए आपको ऑयल और मेडिसिन वगैरह भी दी जाएंगी। डॉक्टर साहब, जब शरीर में दाद फैलने की हम बात करते हैं तो आपने हमें पहले ही बताया था कि कई बार ये आंख में या जननांगों में भी हो जाती है, क्योंकि ये ऐसे सेंसिटिव एरिया होते हैं जहां पर आप खुला भी नहीं छोड़ सकते, आपको कपड़े भी पहन के रहने हैं। तो हमें ऐसे कौन से उपाय अपनाने चाहिए कि जो परेशानी है उसमें थोड़ा सा आराम मिल जाए? इस चीज में सबसे बड़े जैसे जननांगों में चाहे मेल हो, महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, जनरली ये कुछ इससे ऐसे होते हैं कि अपन कितनी भी कोशिश कर लें पसीना तो वहां पे आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले अपन को ढीले सूती कपड़े पहनना है उनके लिए, ताकि मैक्सिमम टाइम पे वहां पे हवा का संचार भी रहा है। तो जो पसीना आ रहा है तो कहीं ना कहीं उससे अपन को निजात मिलती है। इसलिए गर्मियों के मौसम में जनरली अपन को ढीले कपड़े और सूती कपड़े पहनना चाहिए। मतलब शाम के टाइम या अपने हवादार स्थानों में रहें, ठंडक में रहें, इन चीज़ों का। और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। गर्मियों में कम से कम 2 बार तो नहाना ही चाहिए। और जब आप अपने काम से लौट रहे हैं, खास तौर पे वो बंधु जो बाहर फील्ड वर्क कर रहे हैं, उनको तो अपने काम से लौटने के बाद एक बार और नहाना ही चाहिए, ताकि जितनी ज़्यादा आप साफ सफाई रखेंगे, जितनी ज़्यादा आप अपना हाइजीन मेंटेन रखेंगे, फंगल इन्फेक्शन उतना ही कम होगा। जी
और यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है श्रोताओं कि यदि आप में से कोई इस बीमारी से पीड़ित है तो हमें दूसरों का भी ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा नहीं करना है कि वो दूसरों को फैल जाए। जी, इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप अपने कपड़े अपने तक ही सीमित रखें। घर परिवार के व्यक्तियों को या अपने यार दोस्तों के साथ अपने कपड़े कभी शेयर नहीं करना चाहिए इस कंडीशन में, तो ये बीमारी दूसरों तक नहीं फैल पाएगी। डॉक्टर साहब, यदि घर में बच्चे भी हैं तो भी हमें उनसे भी बचाव करना चाहिए और दूरी बनाकर रखनी चाहिए। क्या है डॉक्टर साहब, ये बच्चों में भी फैल सकता है? बिल्कुल, बच्चों में भी हो सकता है, क्योंकि यदि आपके लिए दाद है और छोटे बच्चे हैं, आप उनके साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, या गलती से आपके भी कपड़े उन लोगों ने, बच्चों ने यूज कर लिए, जो कि जनरल बात हो जाती है, तो उन बच्चों को भी हो जाता है। अब चूंकि बच्चों के साथ बहुत ज्यादा समस्या ये हो जाती है कि यदि बहुत छोटे बच्चे हैं तो वो तो इन्फेक्शन इतना ज्यादा होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी भी बहुत ज्यादा कम होती है बच्चों की, इसलिए उनको फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ये ऐसा देखा गया है कि जो लो सोशियो इकोनॉमिक लोग होते हैं या लेबर वर्ग के लोग होते हैं, खेती किसानी के जो लोग करते हैं, जहां पे हाइजीन मेंटेन नहीं होता है ज्यादातर, उन बच्चों के लिए फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ता है, क्योंकि उन बच्चों का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, और हाइजीन की वजह से उनमें साफ सफाई नहीं रखते हैं। कहीं भी बच्चे खेल रहे हैं, उनका प्रॉपर तरीके से नहाना धोना नहीं हो रहा है, उनकी साफ सफाई मेंटेन नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से बच्चों के लिए बहुत जल्दी ये चीज संक्रमित करती है। इसके लिए अब आप ये ध्यान रखें, सभी श्रोताओं से विनती रहेगी कि बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और बहुत जल्दी उनके लिए ये बीमारी पकड़ती है। तो इसलिए बच्चों के कपड़े हमेशा गर्म पानी में धुलें, बच्चों को प्रॉपर तरीके से नहलाएं धुलाएं, उनका हाइजीन मेंटेन करें, ये ध्यान रखें कि वो गंदी जगह पे तो नहीं खेल रहे कूद रहे हैं, या किसी व्यक्ति को परिवार में आपके फंगल इन्फेक्शन है या दाद है तो वो उसके संपर्क में तो नहीं आ रहे हैं। तो इन सब चीजों का बचाव करके अपन बच्चों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। श्रोताओं, यहाँ इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमें दाद को सोशल स्टिग्मा के तौर पर नहीं देखना है, और यदि किसी व्यक्ति को दाद है तो ये भी धारणा नहीं बनानी है कि वो साफ सफाई या हाइजीन मेंटेन नहीं ही रखता होगा। दाद होने के अन्य कारण भी हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि ये कमजोर इम्यूनिटी के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है कि हमें बीमार व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना है, हमें बीमारी से डरना है, ना कि बीमार से। इसलिए किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें, क्योंकि यदि हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो इससे स्किन इन्फेक्शन से ग्रसित व्यक्ति का मनोबल और कमजोर होता है। हमें उनका साथ देना है और अपने भी बचाव का पूरा ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि यदि व्यक्ति को दाद या कोई इस तरह की बीमारी हो जाती है तो क्या उसमें खुजली करने से वो और बढ़ सकती है कि नहीं? खुजली करने से बढ़ सकती है, क्योंकि जब आप उसको खुजली करेंगे तो वो स्पॉट और फैलते जाएंगे, वहां का पानी निकल के और दूसरी जगह पे लगेगा तो वो बढ़ती है, और जलन स्थान पे बहुत ज्यादा आपको जलन भी होगी, तो बढ़ने के उसको फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जी, यानी हमें खुजली नहीं करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि यदि किसी व्यक्ति के दाएं हाथ में दाद है और अचानक से दूसरे हाथ में भी वो हो सकती है कि वो एक ही स्पॉट है जो बार बार फैलता रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों को जनरली ये मिथ होती है कि नहीं हमारे एक पार्ट में है तो ये फैल क्यों रही है। वही हमने आपको पहले भी बताया था कि जो मिथ है कि ये त्वचा की बीमारी है, त्वचा की बीमारी तो है ही, लेकिन इसका सर्कुलेशन ब्लड के साथ भी हो रहा है, तो आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है। ये नहीं है कि आपको एक हाथ में हुआ तो दूसरे हाथ में नहीं होगा, या चेहरे पे नहीं होगा, या पीठ पे नहीं होगा, तो ये पूरी बॉडी में भी फैल सकता है। यदि आप उस पर विशेष ध्यान नहीं देंगे, उसका समय पे इलाज नहीं लेंगे, तो कई लोगों के लिए पूरे शरीर पर भी फैल जाती है, जिसका ट्रीटमेंट कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है और बहुत समय लग जाता है उस चीज में। जी, यानी जितना हम लापरवाही करते हैं, जितनी देर करते हैं, उतना ही और घातक हो जाता है। जी, इसलिए इसको गंभीर होने से पहले इसका इलाज करवाना जरूरी है। जी, यहाँ हमने बात की दांत के बारे में और फंगल इन्फेक्शंस के बारे में। अब गर्मियों के मौसम में ही एक और आम समस्या होती है, वो दिखने में लाल लाल ही होती है पर वो दांत नहीं होता, सनबर्न जिसे हम कहते हैं। हम जानना चाहेंगे कि सनबर्न कैसे होता है? सनबर्न जो चूंकि अभी बहुत गर्मी का मौसम चल रहा है और बहुत तेज गर्मी भी पड़ रही है, तो जो लोग ज्यादातर धूप में काम करते हैं या धूप में जाना आना होता है उन लोगों का, कई फील्ड वर्क होता है, कई सेल्समैन वगैरह होते हैं, या कई महिलाएं होती हैं जो जिनका धूप में ऑफिस वगैरह जा रही हैं या मार्केट जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए सनबर्न की ज्यादा समस्या हो जाती है। चूंकि कई लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, उसकी वजह
से उनकी स्किन एकदम लाल पड़ जाती है। कई जो एक सीवियरिटी अपन देखे जाएं तो जो 12 बजे से लेके 3-4 बजे तक की धूप होती है वो बहुत तेज धूप होती है, तो कई लोगों के लिए फफोले पड़ जाते हैं चेहरे पे, बहुत ज्यादा रूखापन आ जाता है, सर दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगती है, उल्टी होने लगती है। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं सनबर्न के होते हैं। डॉक्टर साहब, लक्षणों को अगर हम देख लेते हैं कि लाल लाल चकत्ते से हमारे चेहरे पे या फिर जो अंग हैं उन पे पड़ रहे हैं, तो हमें लक्षणों को देखकर कौन सा उपचार कराना चाहिए? सर्वप्रथम तो ये है कि यदि आपके लिए सनबर्न टाइप के कुछ लक्षण दिख रहे हैं, फफोले पड़ रहे हैं, त्वचा लाल हो रही है, तो सबसे पहले तो आप ठंडे पानी की पट्टियां रखें अपने चेहरे पे, या जहां भी जिस पार्ट में आपको जो खुले पार्ट होते हैं धूप में ज्यादा टच में रहते हैं उन पार्टों में ज्यादा होता है सनबर्न, तो वहां पे आप ठंडे पानी की पट्टियां रखें या चेहरा धोने ठंडे पानी से, तो उससे आपको काफी राहत मिलेगी। और यदि फिर भी बहुत ज़्यादा जैसे फफोले पड़ गए हैं तो फिर आप उसके हल्के में ना लेते हुए अपने डॉक्टर्स को तत्काल दिखाएं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि हम ये उपाय अपना सकते हैं यदि सनबर्न हमें हो जाता है तो, लेकिन हमें सनबर्न हो ही ना, इसके लिए हम कुछ बचाव या कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जिनको अपना सकते हैं? जैसे कि आजकल हम देखते रहते हैं कि लड़कियां निकलती हैं तो पूरा हाथ मुंह बांध के निकलती हैं, क्या इस तरह से सनबर्न से बचा जा सकता है या इस तरह के कोई और भी उपाय हैं? बिल्कुल, इस तरीके से अपन सनबर्न से बहुत ज़्यादा बच सकते हैं, क्योंकि जब भी अपन धूप में जा रहे हैं, इतनी तेज धूप हो रही है, तो सबसे पहले तो आपको अपना चेहरा कवर करना है, या जो भी आपके बॉडी के पार्ट एक्सपोज हैं, जैसे स्कूटी वगैरह चलाते हैं या सामान्य रहते हैं तो हाथों में भी आजकल ग्लव्स आने लगे हैं मार्केट में, तो वो भी आप पहन के उनको बचाव कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि अब जब भी आप धूप में जा रहे हैं तो दो चीज़ों को बहुत अच्छे से अपन को करना है। एक तो सन स्क्रीन, जो कि बहुत मार्केट में कई प्रकार की सनस्क्रीन आती हैं, लेकिन इस प्रकार की जो गर्मी होती है उसमें SPF 50 जो आती हैं, तो उनकी अपन को सनस्क्रीन का धूप में जाने से 20 से 25 मिनट पहले अपन को यूज करना होता है। उसके बाद ही आप धूप में निकलें, ताकि जो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो कि सीधी स्किन को डैमेज करती हैं, सनस्क्रीन जो होती है वो अपनी त्वचा के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती है उस चीज से। अब चूंकि उसका जो टाइम पीरियड होता है अप्रॉक्स सनस्क्रीन का 3 से 4 घंटे का होता है। यदि आपको बहुत लंबे समय धूप में रहना है तो 2 से 3 घंटे के बाद आप दोबारा आपको सनस्क्रीन का यूज करना है, क्योंकि एक ही बार में आप उसका फिर इफेक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरी चीज है कि जब भी आप धूप में जाते हैं या गर्मी में रहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है। पानी अत्यधिक मात्रा में पिएं इस बीच। यदि आप पानी ज़्यादा पी के रख रहे हैं, आपकी बॉडी हाइड्रेट है, आपकी स्किन हाइड्रेट है, तो सनबर्न से आपको लिए बचाव हो सकता है। यदि आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है तो स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं, और वो एक ऐसी कंडीशन होती है कि आपको अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारियां आज हमारे स्टूडियो में दी, और हमें उम्मीद है कि हमारे जो भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे इससे जरूर लाभान्वित होंगे। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।